हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फेसियोला हिपैटिका के पैरासाइटिक अडेप्टेशंस यानी फेसियोला की परजीवी अनुकूलताएं पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लें कि परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस ऑर्गेनिज्म के बाहर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं और शेल्टर प्राप्त करते हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की एक्सपेंस पर रहते हैं। इन रिटर्न वो जिस होस्ट एनिमल पर रहते हैं वहाँ पे उसका वो नुकसान पहुँचाते हैं या उसे इंजरी करते हैं या डिजीज़ कॉज करते हैं। इस तरह का जो एसोसिएशन होता है तो उसमें वन ऑर्गेनिज्म जो है, जो पैरासाइट है, वो बेनिफिटेड होता है और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट होता है, जिसके ऊपर परजीवी रहता है, उसे नुकसान पहुंचता है। ये एसोसिएशन कहलाता है पैरासिटिज्म। जो पैरासिटिज्म होता है ये एक मोड ऑफ लाइफ जो होता है, ये जो पैरासाइट होता है वो इस तरह से अडेप्ट होता है अपनी लाइफ के अंदर कि वो उस जो होस्ट है उसकी बॉडी के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, यानी उसके अकॉर्डिंगली रहने के लिए वो अडेप्ट हो जाता है। तो अडेप्टेशन क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। किसके लिए है? एडजस्टमेंट विद इन द न्यू इन्वायरमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड रेस्ट कंटिन्यूशन। वो अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि उस होस्ट एनिमल के अंदर वो आराम से रह सकते हैं और रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जो फेसियोला हिपेटिका होता है वो एक अंतः परजीवी होता है, यानी वो अपनी ज़्यादातर लाइफ जो है वो बॉडी किसी होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। और जब वो बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है तो उसमें सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अडेप्टेशंस होता है यहाँ पे। और फेसियोला हिपेटिका में जो अडेप्टेशंस होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं और रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशंस होते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ते हैं फेसियोला के जो अडेप्टेशंस हैं वो किस तरह से वो अपनी बॉडी को अडेप्ट करता है होस्ट की बॉडी के अंदर रहने के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। तो जो मार्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस का मतलब क्या होता है? जो आकारिकी अनुकूलन होते हैं, राइट। तो जो आकारिकी अनुकूलन होते हैं वो किस लिए होते हैं? कि वो उस बॉडी के अंदर आसानी से फिट हो सके, राइट ना। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ तो नए ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, राइट। तो इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो बॉडी का साइज होता है या शेप होती है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो फ्लैट होते हैं ये कैसे होते हैं? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं। ताकि ये इनके फ्लैट होने से क्या होता है कि जो बॉडी की शेप जो होती है वो इस तरह से हो जाती है कि वो आराम से जो होस्ट की बॉडी है उसमें कम से कम स्पेस के अंदर वो वहाँ पे रह सकते हैं और सारे फंक्शंस जो हैं बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वो सारे ये कर सकते हैं। उसके बाद इनमें एक डेवलप हो जाते हैं, क्या चीज़ हो जाती है? ओरल सकर्स एंड एसिटेबुलम, राइट। अब क्या होता है कि यह इनको उस होस्ट की बॉडी की जो वॉल है जहाँ पर ये रहते हैं, जैसे फेसियोला हिपेटिका रहता है बाइल में, राइट, बाइल डक्ट में रहता है। तो जब यहाँ पे बाइल में रहता है तो इसका जो माउथ होता है उसके ऊपर सकर्स प्रेजेंट होते हैं और एक सकर और प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पर जिसे हम कहते हैं एसिटेबुलम। ये दोनों जो हैं ये क्या करते हैं? एसिटेबुलम सिर्फ सकर होता है, ओरल सकर फेरिंग्स के साथ मिलकर के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं। तो ये उसको होस्ट की बॉडी के अंदर अटैच रखने का काम कर लेते हैं ताकि ये वहाँ से बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सके। और अब क्योंकि जो होस्ट की बॉडी है उसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके साथ वो बह के नहीं चले जाते, तो इसलिए इनमें क्या होता है? एडेसिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ये एडेसिव ऑर्गन्स हर एंडोपैरासाइट में पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओरल सकर्स होता है और एसिटेबुलम होता है, राइट। तो एसिटेबुलम जो है वो लीवर फ्लूक में पाया जाता है और ये सिर्फ एंकरिंग होता है, ये कोई ओपनिंग नहीं होती है। अब कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो डीजनरेट भी हो जाते हैं और डीजनरेट के अंदर सबसे पहले क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और ये वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते हैं, इन्हें नॉरिशमेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, तो ना तो इन्हें भोजन के लिए कहीं मूव करना होता है और इस वजह से इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सीलिया, फ्लैजिला, अपेंडिसेस कुछ भी नहीं पाया जाता है, ये सब इसमें एब्सेंट होता है। हाँ,
लेकिन इनकी जो लार्वल फॉर्म होती है, कौन सी, मेरिसीडियम लार्वल फॉर्म, जो कि होस्ट की बॉडी से निकल करके सेकेंडरी होस्ट जो इसका होता है स्नेल, उसके अंदर एंटर करने के लिए, मूव करने के लिए लार्वा जो है मेरिसीडियम लार्वा, उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि सर्केरिया लार्वा जो है वो स्नेल से निकल करके इसे फिर वापस से इसके प्राइमरी होस्ट में जाना होता है, तो वहाँ पे इसके पास क्या पहुँच जाती है, लोकोमोटरी टेल पाई जाती है। तो इस तरह से लोकोमोशन एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ कुछ लार्वल स्टेजेस में लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसके पास और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है इसके पास, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, तो इसके पास जो है वो इसका जो टैग्यूमेंट होता है, जो बाहर का जो ऑर्गन होता है, वो इसका बहुत थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि ये एंजाइम्स जो भी हमारी बॉडी, जो होस्ट की बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, ये टैग्यूमेंट उससे रेजिस्टेंट होती है और वो इसको डाइजेस्ट होने से बचाती है। दैट मीन्स इसकी जो बॉडी है वो वहाँ पे सुरक्षित रहती है, राइट। और वो कौन सी होती है? टैग्यूमेंट होती है। अब हम आगे चलते हैं कि इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो हाईली ब्रांच्ड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं। एक्सक्यूज मी, राइट। इसकी जो इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच्ड है और आगे से लेकर पोस्टीरियर एंड तक, पीछे तक पूरी की पूरी ब्रांच डाइवर्टिकुला जो है वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अब पूरी बॉडी में जो फैले हुए हैं, क्योंकि इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो जो डाइजेस्टेड फूड है इस जो वो सीधा का सीधा इन डाइवर्टिकुलम से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे इसे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो अडेप्टेशंस हैं और जो अडेप्टेशंस हैं जिसमें कि थिक टैग्यूमेंट प्रेजेंट होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, कहीं ज़रूरत नहीं होती है उसकी, और इंटेस्टाइन में जो है उसकी ब्रांच्ड होती है। इंटेस्टाइन पूरी की पूरी कैसी होती है? इसकी ब्रांच होती है, ठीक है। और जिससे ये पूरी बॉडी के अंदर जो है ये फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये सारे अडेप्टेशंस कहलाते हैं इसके एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। और क्या होता है? राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका वेल डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पे हम बड़ा करके देख लें। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसका वो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है। अब जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रिडल एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, और जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के साथ साथ ये बॉडी के ऑस्मेटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, जिससे क्या होता है ये होस्ट की बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो है पानी इसकी बॉडी के अंदर वाटर जो है वो अंदर नहीं चला जाए और न्यूरिशमेंट जो है, न्यूट्रिशन जो है वो बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर ले, और इसका जो ऑस्मेटिक इक्विलिब्रियम है वो इसको बनाए रखता है। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाए रखता है। फिर इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होता है, इसको बहुत ज़्यादा सेंस ऑर्गन्स इसमें डेवलप नहीं होते हैं क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन सेंस ऑर्गन जो मिरीसीडियम लार्वा होता है इसका, उस मिरीसीडियम लार्वा के अंदर क्योंकि उसे पानी के अंदर फ्रीली मूव करना होता है तो वहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं और सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो परजीवी होता है इसमें कोई स्पेशल सेंस ऑर्गन नहीं होता क्योंकि इसको आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में वेल प्रोटेक्टेड होता है, और इसका नर्वस सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप होता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है क्या है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बहुत डेवलप होता है, जैसा कि हम इस चित्र के अंदर हम देखें यहाँ पे ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो जो फेसियोला हिपेटिका होता है वो हर्मेफ्रोडाइट होता है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक ही एनिमल में डेवलप हो जाते हैं और पूरी तरह से डेवलप होते हैं, और इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो पूरा का पूरा पैरासाइटिक लाइफ को जीने के लिए अनुकूलित होता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक फ्लूक जो है एक बार में असंख्य अंडे देती है,
और इसकी जो लाइफ होती है उसमें इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इतनी सारी बाधा होती है, क्योंकि जितने इनकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होते हैं उसमें ही उतना इसके रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो भी इनमें ज़्यादा पाई जाती है। फिर ये क्योंकि राइट तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत डेवलप होता है, तो एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस इसकी बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं। फिर आती बात फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होस्ट की बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बराबर होता है, तो अननेसेसरी लॉस ऑफ वाटर भी नहीं होता और अननेसेसरी वाटर जो है वो अंदर की तरफ जाता भी नहीं है, दोनों काम से बैलेंस रहता है और ये एनिमल होस्ट की बॉडी के अंदर आराम से रह सकता है। इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये सीधा का सीधा जो फूड एब्जॉर्ब कर रहा है वो डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। अब इसके अंदर जो क्या होता है कि रेस्पिरेशन जो होता है ये राइट सॉरी इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिकली होता है, यानी अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि ये जहाँ रहता है वहाँ ऑक्सीजन हमेशा अभाव में रहता है, मुक्त ऑक्सीजन होती नहीं है, फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, तो ये जो एनिमल होता है ये हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अब जब ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी जो मिलती है इसको वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन से मिलती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और फैटी एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट हो जाते हैं इसके। लेकिन जब ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो ये एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये अवायवीय श्वसन करता है। नाउ इसकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, राइट। इसके लाइफ जो अंडे होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एक एग शेल से प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि जब भी जैसे ही ये होस्ट की बॉडी से बाहर आते हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब अनुकूल तापमान होगा तभी ये नेक्स्ट लार्वा मेरिसीडियम लार्वा के अंदर चेंज होंगे, जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर पीएच इसको चाहिए होती है, तो उसके लिए इसके जो शेल जो कवर होता है वो एग शेल जो है वो रेजिस्टेंट होता है और बहुत अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसके अंदर होस्ट जो है सेकेंडरी होस्ट भी अवेलेबल होता है, एक ही होस्ट नहीं होता है। सेकेंडरी होस्ट इंश्योर करता है कि इसके जो डिस्पर्जल है एक ही एनिमल से निकल के दूसरे एनिमल में जाने से पहले वो एक दूसरे होस्ट में जाता है, इंटरमीडिएट होस्ट जिसको हम बोलते हैं या सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं, जिससे की जो लाइफ है उसके जो एनिमल है उसमें डिस्पर्जल आराम से हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पर ये मूव कर सकता है। और ये जो है हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं, अगर दूसरा एनिमल नहीं है तो ये तब सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, सर्वाइवलशिप ऑफ द स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए ये कैसा कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं। दाओ अब इसके अंदर जो लार्वा बनते हैं, इतने सारे लार्वा बनते हैं इसके अंदर, फला लार्वा मेरिसीडियम होता है, देन स्पोरोसिस्ट होता है, रेडिया होता है, सर्केरिया होता है और मेटा सर्केरिया होता है। अब ये जो लार्वा जब सर्केरिया जब मेरिसीडियम जो कैप्सूल होता है, एग कैप्सूल के ऊपर चारों तरफ शेल होती है, देन मेरिसीडियम लार्वा, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होती है क्योंकि उसे फ्रीली मूव करना होता है, फिर वो होस्ट की बॉडी में एंटर होती है तो सीलिया चली जाती है। जैसे ही रेडिया लार्वा सर्केरिया लार्वा में चेंज होता है, सर्केरिया लार्वा जो है वो स्नेल को छोड़ करके पानी में आता है, तो वहाँ पे वापस से इसमें टेल प्रेजेंट होती है। अब जब ये मूव करता है और ये वापस से इसके ऊपर जो है जब सर्केरिया मेटा सर्केरिया में चेंज होता है और ये जो लीफ होती है, एक्वेटिक प्लांट्स की जो लीफ होती है उस पर जाके जुड़ जाता है, तब वहाँ पे इसके पर फिर से एक सिस्ट जो है वो बन जाती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, किससे, होस्ट की एंजाइम से प्रोटेक्ट करती है इसको, तो ये आराम से अपनी लाइफ जो है वो प्रोटेक्शन के साथ चल जाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल में बहुत सारे अडेप्टेशंस मिलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती है, राइट। तो जैसे विशेषता हम बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है। इसमें इतनी सारी लार्वल स्टेजेस, मेरिसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडियल लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटा सर्केरिया लार्वा, और उसके बाद इसके पास दो परपोषी होते हैं, दो होस्ट होते हैं और जो अल्टरनेट होते हैं, एक मेन होस्ट होता है और एक जो है वो सेकेंडरी होस्ट होता है। तो इस तरह से इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अब
इसकी जो डेथ के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लंबी लाइफ साइकिल होती है, और इसकी डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेजेस होती है, हर जगह उसे नष्ट कर देने वाली इतनी सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना इसको करना होता है। कैसे? एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे ही जो इसका कैप्सूल लार्वा है, राइट, कैप्सूल जो है, एग कैप्सूल जो है, जब वो शरीर होस्ट से एनिमल से बाहर आता है तो उसे एक पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है, उसमें एक ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, उसका टेम्परेचर चाहिए होता है, और नहीं तो इसका डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। अब ठीक है, सारी कंडीशंस फेवरेबल हो गई तो मिरीसीडियम लार्वा वहाँ से बाहर आया। अब दूसरी बाधा आ गई, क्या आ गई कि मिरीसीडियम लार्वा की लाइफ होती है ओनली 24 आवर्स। इस 24 आवर्स में उसे अपना इंटरमीडिएट होस्ट का सॉफ्ट पार्ट ढूंढना होता है, लिम्निया ढूंढना होता है, और लिम्निया का भी कौन सा पार्ट ढूंढना होता है? सॉफ्ट पार्ट, क्योंकि लिम्निया के ऊपर एक शेल होती है, शेल पे टकराएगा तो वो अंदर एंटर नहीं कर जाएगा। तो उसके बाद वो अंदर एंटर हो गया तो लिम्निया जिंदा रहना चाहिए, लिम्निया मरना नहीं चाहिए। देन सारी लार्वल स्टेजेस चेंज होने के बाद वो आता है सर्केरिया लार्वा के अंदर। अब सर्केरिया लार्वा इंटरमीडिएट होस्ट से बाहर निकल के आता है, फिर इसके ऊपर सिस्ट बननी ज़रूरी होती है, और अगर सिस्ट बनने से पहले सर्केरिया लार्वा इंटरमीडिएट जो प्राइम मेन होस्ट है उसमें चला गया तो ये मर जाएगा। ये इसके जो एंजाइम्स हैं वो इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो परपोषी खाए उससे पहले इसके ऊपर सिस्ट का बनना भी ज़रूरी हो जाता है, और सिस्ट इसको किससे बताती है? ड्राइनेस से भी बचाती है, नहीं तो ये मर जाएंगे। तो इस तरह से इसकी जितनी ज़्यादा इसकी डेथ के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा होता है। क्लियर? इसी अनुपात में, इसलिए एक जीवन काल के अंदर लीवर फ्लूक 2 लाख से ज़्यादा अंडे देता है, राइट। और इसके अलावा अंडे देने के साथ ही इसका जो स्पोरोसिस लार्वा होता है वो एक से ज़्यादा रेडिया लार्वा बनाता है। रेडिया लार्वा अपने ही समान दूसरे रेडिया लार्वा बनाता है। रेडिया लार्वा जब सर्केरिया लार्वा बनाता है तो 14 से 20 सर्केरिया लार्वा बनाता है। इस प्रकार से एक अंडे से 1000 से 2000 सर्केरिया लार्वा बन सकते हैं। लेकिन इनकी मृत्यु होने के कारण इनकी संख्या जो है वो बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार जो अंडे उत्पन्न होते हैं उससे बहुत कम जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, कहाँ तक? मेटा सर्केरिया तक पहुंचने के लिए। इसलिए इनमें रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। नाउ इसके अंदर एक पाई जाती है हिट्रोगेमी एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। जैसा हम कुछ कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट जो है ये इसमें जो स्पोरोसिस लार्वा होता है इसमें जर्म बॉल्स पाई जाती हैं, और स्पोरोसिस से नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो एक लार्वा से दूसरा लार्वा बनेगा, या एक लार्वा से एक ही लार्वा बनेगा, या एक लार्वा से नेक्स्ट स्टेज आती है। लेकिन यहाँ पे स्पोरोसिस्ट लार्वा जो होता है वो एक से ज़्यादा रेडियल लार्वा बनाता है। ये रेडियल लार्वा अपने समान रेडियल लार्वा उत्पन्न कर सकता है, और ये रेडियल लार्वा एक से ज़्यादा सर्केरिया लार्वा उत्पन्न करता है। इसे हम कहते हैं हेट्रोगेमी, या हम इसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, या बहु भ्रूणता कहते हैं। तो वो इसके अंदर पाई जाती है। फिर चीज़ आती है इसके अंदर एक मेटाजेनेसिस होता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि स्पोरोसिस्ट और रेडिया लार्वा जो है वो अलैंगिक जनन होता है, और इसमें ये बाद में एडल्ट हो जाता है और ये लैंगिक जनन करता है। तो इसके अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इसे हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं कहते हैं। फिर इसकी जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो एडल्ट से ज़्यादा एडवांस होती है। एडवांस किस सेंस में होती है कि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो एडल्ट में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन लार्वल फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेंस ऑर्गन पाई जाती है, सेलुलर एपिडर्मिस जो है वो पाई जाती है, और ये सब जो है लार्वा में पाए जाते हैं, लेकिन एडल्ट में ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसका जो लार्वा होता है वो एडल्ट से ज़्यादा एडवांस होता है, और ये इसके फीचर्स हैं जो इसकी लाइफ साइकिल की विशेषताएं होती है। तो इस तरह से जो फेसियोला हिपेटिका है उसके अंदर इतने सारे अडेप्टेशंस पाए जाते हैं कि ये अपनी लाइफ को जो है वो आराम से जी सकता है एक परजीवी के रूप में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।